नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सुबह सुबह जो है वो आपके इस तरीके के कमेंट आते हैं कि दिल जो है वो खुश हो जाता है और मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने आपकी टीएनसी बुलेट सीरीज के बाद जो है वो काफी नॉलेज गेन किया था। आपने जो है वो इतनी क्लासें ली, वो सब एक से बढ़कर एक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सुनने के बाद में और पढ़ने के बाद में जो है वो बहुत दिल खुश हो जाता है। और खास तौर से जो है वो आपके ये वर्ड ही जो है मुझे मोटिवेशनल देते हैं और अधिक मेहनत करने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने दिल की बात जो है वो रखी, उन सब बच्चों को तहे दिल से जो है मेरा धन्यवाद। और साथ के साथ जो है वो इसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन फ्यूचर में आपको कभी भी जो है वो किसी भी चीज की दिक्कत आए तो आप टीएनसी से जो है वो जुड़ सकते हैं। देन साथ के साथ जो हम आपके उज्जवल भविष्य की जो है वो कामना करते हैं। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए जो विदाउट टाइम वेस्ट जो है हमारे पास में क्लास होती है। आज की जो क्लास है वो रहेगी हमारे पास में IV फ्लूइड्स। जैसा कि आपको पता है कि सुबह 7 बजे जो है वो हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज की एक क्लास जो है वो आ जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। उनमें से भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ के निकल के आएंगे वो भी मैं सारी चीजें जो है आपको बता देता हूँ। आप कंटिन्यूस जो है वो इस टॉपिक के या जितने भी हमारे पास में टॉपिक हो गए उन सबके जो है वो कंटिन्यू नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरे साल में 2025 जो है वो आपके लिए जो है वो टर्निंग पॉइंट रहेगा। उसमें आपके कंप्लीट 365 टॉपिक तो जो है मैं टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो करवा दूंगा। तो दोस्तों, आज हमारे पास में टॉपिक आ गया IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स के बारे में बात करें कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और इससे जो है वो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन सब चीजों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में जो निकल के आते हैं बेसिकली तो जो है वो यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी 3 कंडीशन आती है, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीज जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, उससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, और उसके बाद में जो है वो हमारे पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है। आइसोटोनिक में सेल्स में जो है वो क्या इफेक्ट आता है, हाइपोटोनिक में सेल्स में क्या इफेक्ट आता है, और हाइपरटोनिक में जो है वो सेल्स में क्या इफेक्ट आता है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है। साथ के साथ इसके एग्जाम्पल हम सबसे ज्यादा जो है वो याद करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देंगे कि D5 जो है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है। ऑप्शन दे देंगे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड कोलॉइड सॉल्यूशन। तो उसमें आपको चूज करना है। अब देखो, देखा जाए तो ये बहुत इजी है, लेकिन ट्रिकी बहुत है। आपको D5 दे दिया जाएगा तो ये अलग चीज आ जाएगी, लेकिन अगर D5 इन वाटर में दे दिया जाएगा तो अलग चीज आ जाएगी। और बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे गलती करके आते हैं। इस टॉपिक को चूज करने का पर्पज ये है कि ये टॉपिक जो है वो मैं आपको इतना इजी तरीके से करवा दूंगा कि उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो उसके बाद में जो है वो क्वेश्चन भी सही जाएगा। तो इसको जो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। RL जो है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड किस प्रकार का, कोलॉइड को कोलॉइड क्यों कहा गया था, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके जो है इसको लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये सारी चीजें जो हम सॉल्यूशन बेस्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन है वो 3 चीजों से जो है मिलके बना हुआ आता है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो कुछ कैटेगरी है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जाके जो है वो बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास में जो है वो पानी का गिलास है और दूसरे हमारे पास में जो है वो चम्मच में या कटोरी के अंदर जो है वो चीनी है या फिर नमक है, कुछ भी मान लीजिए। अब देखो, जो पानी है वो हमारे पास में जो है वो सॉल्वेंट है। यानी सॉल्वेंट कौन सी चीज होती है जिसमें कोई भी चीज जो है वो घुलती है, और कौन सी चीज घुलती है, सोल्यूट उसमें आके जो है वो घुलता है। तो सॉल्वेंट एक होता है विले, एक होता है विलियन और एक होता है विलायक। ये 3 चीजें हिंदी में बड़ा जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं। तो जो हमारे पास में पानी है वो है सॉल्वेंट। कोई भी चीज उसके अंदर डालोगे, चीनी डालोगे और उस शक्कर या कुछ भी मान लो नमक, जो भी चीज उसके अंदर डालोगे, तो जो चीज डालोगे वो होगी सोल्यूट। तो सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के अंदर डाला था और फिर उससे जो है वो सॉल्यूशन बनता है। ये हमारे पास में जो है वो पानी है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, H2O वाटर है। इसके अंदर कुछ भी डाला हमने, कुछ भी इन द सेंस साल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, कुछ भी हमने इसके अंदर डाला और ये दोनों मिक्सअप हुए, इन दोनों को मिला के ये क्या है, दोनों को मिला के जो है वो क्या बनता है दोस्तों, सॉल्यूशन बनता है। तो ये सॉल्यूशन ही हम डिस्कस करेंगे जितने भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, हमारे पास में RL है वो भी सॉल्यूशन है, NS है वो भी सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें जो हमारे पास में सॉल्यूशन है और बिल्कुल जो है वो स्मूथली और सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए जो है इन सब चीजों को जो है वो पढ़ेंगे।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और फिर आगे जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहलाती है? तो डेफिनेशन है हमारे पास में इंट्रावीनस फ्लूइड, यानी कि इंट्रावीनस फ्लूइड आर स्टरलाइज सॉल्यूशन। कहा ना सॉल्यूशन आ गया, अब स्टरलाइज आ गया। स्टरलाइज मतलब इन द सेंस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हमने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाला और वो बन गया हमारे पास में सॉल्यूशन बन गया, लेकिन वो स्टरलाइज नहीं है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको पानी को उबाल के और हमारे पास में जो साल्ट है वो भी बिल्कुल जो है वो स्टरलाइज है, तो स्टरलाइज सॉल्यूशन बनाओगे उसको हम क्या कहेंगे? आईवी फ्लूइड। तो इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड आर स्टरलाइज सॉल्यूशन। स्टरलाइज इन द सेंस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होते हैं। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और हम वुंड को एनएस से साफ करेंगे तो वो और ज्यादा इंफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टरलाइज सॉल्यूशन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि डायरेक्टली जो है वो ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। आपको पता है आईवी कैनुला के द्वारा जो है डायरेक्टली डाल सकते हैं। थ्रू द वेन, वेन के द्वारा जो है डाल सकते हैं। टू मेंटेन रीस्टोर फ्लूइड बैलेंस, किस लिए? फ्लूइड बैलेंस को जो है वो रीस्टोर करने के लिए। अगर फ्लूइड जो है वो ऊपर नीचे हो गया उसको रीस्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने के लिए, एंड सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट। कई बार क्या होता है कि ब्लड लॉस की वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए जो है वो चीज क्या आती है हमारे पास में? आईवी फ्लूइड आता है। तो सिंपल एक चीज आ गई, यानी कि एनएस को हम घर पे ही बना सकते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर 100 ml में जो है वो 9 ग्राम हम चीजें ले लेते हैं तो वो हमारे पास में आ गया दोस्तों नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में जो है वो जो भी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं लेकिन वो स्टरलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड क्या होता है? स्टरलाइज सॉल्यूशन होता है, जो कि डायरेक्टली जो है ब्लड में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या डायरेक्टली जो है वो ओपन वुंड पे लगा सकते हैं। किसके थ्रू? वेन के थ्रू। टू रिस्टोर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट लेवल के लिए और सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट के लिए जो है हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंडिकेशन क्या आती है, मतलब आईवी फ्लूइड जो है वो क्या क्या चीजों में जो है वो काम में लिया जा सकता है। पहला आता है हमारे पास में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? डिहाइड्रेशन करेंगे। तो ड्यू टू वोमिटिंग, डायरिया या एक्सेसिव स्वेटिंग या डायरिया, इन सब की वजह से हमारे जो है वो बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में आपको पता है कि सीधे जाते जो है वो आरएल या एनएस जो है वो लगाई जाती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में हाइपोवोलेमिया या शोक। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो या फिर शोक की कंडीशन हो, जिसमें हमारे पास में ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो आईवी फ्लूइड लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द सेंस जैसे हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम कम हो जाए, पोटेशियम कम हो जाए या कैल्शियम लेवल कम हो जाए, तो हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी जो है वो आईवी फ्लूइड के द्वारा जो है मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन जैसे पेरी मतलब अलग और एंट्रल का मतलब होगा इंटेस्टाइन, यानी कि जो पर्सन इंटेस्टाइन से कुछ भी इंटेक नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, मान लो इम्यूनिटी डिक्रीज होगी उसकी वजह से, या कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इंटेस्टाइन में, तो वो सारी कंडीशन की वजह से कोई भी पर्सन इंटेस्टाइन से कोई फूड या खाना नहीं ले रहा है, तो उसमें हम पेरेंटल न्यूट्रिशन भी जो है वो इसके द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। When oral intake is not possible, जब oral intake जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुछ एंटीबायोटिक देना है या कुछ पेन किलर देना है या कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं, तो भी हम आईवी फ्लूइड के द्वारा ही जो है वो देते हैं। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी के वॉल्यूम और सर्कुलेशन को मेंटेन के लिए भी जो हम फ्लूइड दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर इन द सेंस कि जब सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस के लिए या एनेस्थेसिया के दौरान जो हम फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। तो आईवी फ्लूइड हो गया, हमने आईवी फ्लूइड की पहले जो है वो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया है कि इन कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड के जो है वो कौन कौन से टाइप है, तो बेसिकली जो देखा जाए यानी कि ये जो हमारे पास में आईवी फ्लूइड के जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके कंपोजिशन और फंक्शन के आधार पे, ठीक है। वो हाइपरटोनिक वो टोनिसिटी के आधार पे डिवाइडेशन था, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोजिशन के आधार पे, यानी कि इसके अंदर जो चीज आती है, मॉलिक्यूल्स जो मिक्सअप आता है, जैसे हमने वाटर देखा था और इधर साल्ट देखा था, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना था। अब मान लीजिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो उसमें मिक्स ना हो, उससे भी एक सॉल्यूशन बनाया जा सकता है और बनता है सॉल्यूशन, अभी सारी चीज आ जाएगी। तो आईवी फ्लूइड जो है बेसिकली दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइडेशन होता है, एक होता है क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइड सॉल्यूशन। अब इन दोनों के बारे में जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आईवी फ्लूइड आर क्लासिफाइड इन क्रिस्टलोइड और कोलोइड सॉल्यूशन बेस्ड देयर कंपोजिशन एंड फंक्शन।
कंपोजिशन एंड फंक्शन के आधार पे जो है वो आईवी फ्लूइड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी? क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स। अब एक क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स क्या है, इसके बारे में एक छोटा छोटा जो हम आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर बाकी चीजें जो है पढ़ेंगे। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हो मिक्सअप किए जाए और वो मॉलिक्यूल्स उसमें पूरे अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए तो वो हो गया हमारे पास में क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कि वाटर है, ठीक है, सोल्यूट है, वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाए, जिसे पता ही नहीं चले कि इसके अंदर कोई चीज है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रिस्टलोइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पानी का गिलास है, उसके अंदर हमने जो है वो नमक डाल दिया, नमक अच्छे तरीके से मिक्स होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो है वो नमक है, पूरा अच्छे तरीके से घुल गया। कारण जो हमारे पास में सोल्यूट था उसके कंटेंट बहुत स्मॉल थे और वो आसानी से घुल गए, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये आसानी से जो है वो सेमी प्रीमियल मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं। देखो कंसेप्ट क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है और यही बच्चे बार बार जो है वो मुझे बोलते हैं कि आपके पढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो वही मैं बता रहा हूं कि एक तो क्या हो गया, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो उस हमारे पास में जो सोल्वेंट है उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, वो गया क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पानी के अंदर चीनी या फिर हम जो है वो नमक घोलेंगे, वो हो गया क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन। अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो सेमी प्रीमियल मेम्ब्रेन है उससे आर पार अच्छे तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, भाई मॉलिक्यूल स्मॉल है तो अच्छे से आर पार हो जाएंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास में क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन। क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन होता है एक तो वो जो हमारे पास में सोल्यूट है, यानी कि जो मिक्सअप होने वाला है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास में सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं और कई बार क्या होता है कि वो इनसोल्यूबल होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनसोल्यूबल वाटर में कैसे मिक्सअप होगा? भाई घी कभी पानी में मिक्सअप होता है? नहीं होता ना, लेकिन हलवा बनाते हैं तब क्या होता है ये बताओ मुझे, ठीक है। तो आपको लगता है कि इसमें पानी भी है और इसमें घी भी है? नहीं है ना, सारा मिक्सअप हो जाता है टेम्परेचर हाई करके, वो सारी चीज तो होता है। ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हो पानी में कभी मिक्सअप नहीं होते हैं, लेकिन उसको आप सेंट्रीफ्यूगल कर दो तो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास में कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं वो कंटेंट एक तो माइक्रोस्कोपिकली जो है वो बड़े होते हैं, दूसरे वो इनसोल्यूबल होते हैं और अगर आप रखोगे मान लीजिए तो वो धीरे धीरे जो है वो नीचे भी बैठ सकते हैं अगर हम चाहें तो कुल मिलाकर अब कोलोइड सॉल्यूशन में क्या हो गया, दो आपको चीज याद रखने कि एक तो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं एल्बुमिन आपने देखा होगा, ठीक है। अब एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन जो है मिक्सअप किया आता है। अब प्रोटीन देखो किस तरीके से वो घुला हुआ था, आप इसको थोड़ा सा लेंगे पूरे झाग झाग हो जाएंगे, वो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस और उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड्स भी जो है, फैटी एसिड भी जो है मिक्सअप आते हैं। आपने टीपीएन देखा होगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसमें 3 कॉलम आते हैं, एक तरफ ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज वाला तो जो है वो हमारे पास में है क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, ठीक है, और जो बाकी फैट वाला है वो हमारे पास में कोलोइड सॉल्यूशन है। तो इससे बढ़िया एग्जांपल जो है वो नहीं हो सकता। यानी कि कोलोइड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बना होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस उसके अंदर मिक्सअप आते हैं, सोल्यूट सब्सटेंसेस जो है वो थोड़े मोटे होते हैं और उनका ड्रॉबैक है कि सेमी प्रीमियल मेम्ब्रेन से जो है वो आर पार नहीं हो सकते। क्लियर? बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं। पहला आ गया हमारे पास में क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, और ये हम जो है वो फाइव फ्लूइड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंपोजिशन और फंक्शन के आधार पे। तो कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया कि कंपोजिशन होता है कि इसके अंदर सोल्यूट जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, और फंक्शन ये आसानी से आर पार हो सकते हैं। क्लियर? तो कंटेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैंने अभी बताया था कंटेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन इजीली पास थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी होगी? सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन ही तो है, ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, और जो हमारे पास में कोई भी सेल है उसके ऊपर भी जो है वो हमारे पास में जो है वो सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन की तरह ही जो है वर्क करता है। यूज इन हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रिसक्सिटेशन, इसमें जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन में क्या होता है? कोलोइड सॉल्यूशन जो मिक्सअप होता है इन विच सब्सटेंसेस कंस्टेंटली माइक्रोस्कोपिकली डिसपेट इनसोल्यूबल। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो इनसोल्यूबल जो है वो पार्टिकल होंगे, एंड सस्पेंडेड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंसेस, ठीक है, वो अनदर सब्सटेंसेस से जो है वो मिक्सअप होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया एल्बुमिन। ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन कोलोइड का। तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन से हो गए? NS हो गया, देन उसके बाद हमारे पास में D5 हो गया, D10 हो गया, D25 हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे पास में क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है। कोलोइड सॉल्यूशन कौन से हो गए? एल्बुमिन हो गया, हेमोसील हो गया, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में कोलोइड सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं हमारे पास में इनकी ओस्मोलरिटी के आधार पे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एग्जाम में यहां से आता है। देखो ओस्मोलरिटी के आधार पे जो है वो हमारे पास में आईवी फ्लूइड जो है वो
तीन प्रकार के होते हैं। ये सारे हैं हमारे पास में क्रिस्टलोइड, ये ध्यान रखना, कोलोइड सॉल्यूशन अभी नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो क्रिस्टलोइड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ओस्मोलैरिटी के आधार पे जो है वो हमारे पास में तो ये जो फ्लूइड है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हमारे पास में हाइपोटोनिक, और एक होता है हमारे पास में जो है वो हाइपरटोनिक। अब ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और ये सारी चीजें क्या है, इनको मैं जो थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री से बताता हूं। दोस्तों बहुत समय तक पहले जो है वो यही बोला गया था, और ये है कि हर इंसान की उत्पत्ति जो है वो समुद्र से हुई है। मानते हो इस चीज को? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी जो है वो डिक्लेयर कर रखा कि हर इंसान की जो है वो उत्पत्ति जो है वो हमारे पास में पानी से ही हुई है, समुद्र से हुई है। और समुद्र का जो पानी है वो बेसिकली देखा जाए तो कैसा होता है दोस्तों, थोड़ा सा जो है वो साल्टी होता है। और हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो भी थोड़ा सा जो है वो साल्टी होती है, यानी कि इन द सेंस कि जो भी हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है या सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, थोड़ी सी जो है वो लिटिल बिट साल्टी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपको जो है वो 9 ग्राम आता है, 100 ml में अगर 9 ग्राम जो है वो NaCl मिला दोगे, ठीक है, तो उसके बाद में जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, वो हमारे पास में बनता है दोस्तों आइसोटोनिक, यानी कि हमारी बॉडी के हिसाब से जो है वो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब देखो इस चीज से हम कहते हैं कि ये जो बेसिकली जो हमारे पास में फ्लूइड है जो भी है, आइसो का मतलब हो गया हमारे पास में इक्वल, हमारी बॉडी से जो है वो इक्वल, इक्वल इन द सेंस कि जो कंटेंट हमारी बॉडी मांगती है या हमारी बॉडी जो जिस कंपोजिशन बनी है वही सॉल्यूशन सेम टू सेम जो है वो हो जाएगा। जैसे हमारे पास में नॉर्मल सॉल्यूशन आता है उसमें 0.9%, ठीक है, परसेंट जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, सोडियम मिला हुआ आता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो मिला हुआ था, तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारी बॉडी सेल्स के अनुसार। और उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 290 और मिलीमोल पर लीटर, या कुछ बुक्स जो है वो उसको 270 से लेके 290 मिलीमोल पर लीटर भी मानती है, दोनों ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट आ गया हमारे पास में होगा वो आ गया हमारे पास में 290 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। तो जो हमारे पास में, यानी कि अगर नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, यानी कि कोई भी पानी है उसमें अगर हम थोड़ा सा जो है वो नमक मिला दें तो वो 9% अब अगर हम इसमें NaCl मिला दें तो वो इक्विवेलेंट आ जाता है हमारे पास में किसके, हमारी बॉडी के अनुसार, ठीक है। तो वो चीज हो गई हमारे पास में आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक फ्लूइड से क्या होगा, आइसोटोनिक फ्लूइड से होगा कि हमारी जो सेल्स की ऑस्मोलैरिटी है या जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो सेम है जो बाहर है, तो उससे वो फ्लूइड कहीं पे भी जाए वो दोनों इक्वल रहेंगे। क्लियर? वो हो गया हमारे पास में आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक। तो पहले इसको जो हम समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स को मिला के मैंने जो है वो एक पात्र में रख दिया ठीक है सॉरी, बहुत सारी सेल्स को जो है वो एक पात्र में रख दिया। अब देखो ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, आइसोटोनिक के बारे में। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या हुआ कि जो हमारे पास में इस पात्र के अंदर जो सेल्स रखी हुई है, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो कंसंट्रेशन है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी कि बाहर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही जो है वो अंदर है। NaCl रखा हुआ, मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो पानी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमने क्या रखा है, NaCl रख रखा है। अब उस NaCl के अंदर जो है मैं कुछ सेल्स डाल दूं, मान लो मैं RBC बहुत सारी इसके अंदर डाल दूं, 100 RBC मैंने इसके अंदर डाली, अब उन RBC का कुछ नहीं होगा, या मैंने मान लो 100 सेल्स इसके अंदर डाल दी तो उन सेल्स का कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन जो है वो इसके अंदर है, जो नॉर्मल सॉल्यूशन है उसके अंदर है, ठीक है। तो जितना पानी अंदर आएगा उतना का उतना जो है वो बाहर जाएगा, राइट, यानी कि जितना H2O इसके अंदर आएगा उतना का उतना H2O जो है बाहर निकल जाएगा, और सेल्स ऐसी की ऐसी रहेगी, एक्सचेंज होगा लेकिन न ज्यादा न कम, जितना जाएगा उतना का उतना बाहर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। सेकंड आ गया हमारे पास में दोस्तों हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन द सेंस कि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब अधिक, तो जो बाहर कंसंट्रेशन है यानी कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चीनी का पानी या बहुत ज्यादा नमक 9% NaCl से ज्यादा डाल दूं, मान लो मैंने इसमें जो है वो 18% डाल दिया, या मान लो मैंने इसमें 20% NaCl डाल दिया, यानी कि ये हमारे पास में 100 ml का गिलास है तो इसमें मान लो 0.9 एक चम्मच NaCl से ये 0.9% कंसंट्रेशन बन जाता है, लेकिन मैंने उसमें 5 चम्मच डाल दी तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया मतलब टोनिसिटी बाहर ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल्स है उससे सारा पानी बाहर आ जाएगा और
उसमें चला जाएगा, किसमें, सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, वो हो गया हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास में सारा का सारा, ये दोनों एरो देख लो, सारा H2O जो हो बाहर निकल जाएगा और सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास में जो है वो किशमिश है और किशमिश को बहुत खारे पानी में डाल दिया तो सारा का सारा पानी जो हो बाहर आ जाएगा। या किशमिश छोड़ो, जो हमारे पास में पानी है, नॉर्मल पानी है, वो भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर कैसे? बिल्कुल, वो एक हाइपरटोनिक है। आपने देखा होगा, चलो आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, या बहुत देर पानी में रहते हैं या बहुत देर कपड़े जब वॉश करते हैं तो हमारे अंगुलियां जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि बाहर जो पानी सॉल्यूशन है वो हमारे पास में हाइपरटोनिक है, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो किसमें चला गया, इसके अंदर चला गया और हमारी सेल्स जो है वो श्रिंक हो गई। आपने देखा होगा ये अंगुलियां बिल्कुल जो है पिचक सी जाती है, ये हो गया हाइपरटोनिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब बाहर कंसंट्रेशन कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। सारा का सारा पानी क्या करेगा, अंदर चला जाएगा और सेल्स जो है वो फूल जाएगी, फूल के कुप्पा हो जाएगी, हो सकता है ब्रेस्ट भी हो जाए। ठीक है, तो वो हो गया हाइपोटोनिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्मल पानी के अंदर जो है वो किशमिश डाल के देखते हो, ठीक है, तो बाहर जो हमारे पास में नॉर्मल पानी के अंदर जो है वो किशमिश डाल के देखते हो, अब जो किशमिश है उसका सॉल्यूशन बाहर के कंपैरिजन में जो है वो हमारे पास में हाइपोटोनिक है। अंदर किशमिश तो बहुत मीठी होती है, बाहर जो है वो उतना मिठास नहीं है, नॉर्मल पानी है, तो सारा का सारा पानी जो है वो किसमें चला जाएगा, किशमिश के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि रात को किशमिश भिगाई थी वो सुबह फूल जाती है, अंगूर के जैसे बन जाती है, तो हो गया हमारे पास में हाइपोटोनिक। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आइसोटोनिक में सेल्स का क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा। आइसोटोनिक में सेल्स का कुछ नहीं होगा, जितनी पानी अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, इक्विवेलेंट रहेगी। हाइपरटोनिक में होगा बाहर जो है वो टोनिसिटी ज्यादा है तो सारा का सारा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम है तो बाहर वाला सारा पानी जो है वो अंदर आ जाएगा। तो सेल्स कब फूलेगी, कब श्रिंक होगी, कब नॉर्मल रहेगी, ये इसके द्वारा जो है वो देख सकते हो। क्लियर? अब हम इसकी जो है वो लैंग्वेज ले लेते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो टोनिसिटी ये याद रखना, ये हमारे पास में 290 मिली ओस्मोल पर लीटर जो है वो आती है। तो आज हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ओस्मोलिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा सो दे स्टे इन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, यानी कि इसकी ओस्मोलिटी जो हमारे पास में ब्लड प्लाज्मा है या वैसे बिल्कुल जो है वो इक्विवेलेंट रहती है। और ये बेसिकली जो है किस में लिया था, यूज इन फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड रिसक्सिटेशन, यानी कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट और इसमें जो है वो काम में लिया जाता है। हमारी जो सेल्स की कंसंट्रेशन है सेम इक्विवेलेंट रहेगी। एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल आ गया हमारे पास में नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है, 0.9% NaCl। 0.9% NaCl का मतलब समझते हो, यानी कि 100 ml में जो है वो 0.9% है, यानी कि इसको हम करेंगे 0.9% इंटू 100। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो 100 ml आ गया, यानी कि ये जो हमारे पास में जो है वो कितना 9 ग्राम जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, NaCl आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो हो गया दोस्तों 0.9% जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, NaCl आ गया। राइट, देन उसके बाद में हम जो कहते हैं यूज इन डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया एंड शॉक की कंडीशन में जो हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया रिंगर लैक्टेज। रिंगर लैक्टेज क्या होता है दोस्तों, रिंगर लैक्टेज होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास में सॉल्यूशन आइसोटोनिक ही होता है रिंगर लैक्टेज। ठीक है, ये बेसिकली जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मिक्स अप आते हैं, कंटेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेफर्ड इन बर्न, ट्रोमा एंड एसिडोसिस कंडीशन में RL देते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में डेक्सट्रोज इन 5% वाटर, यानी कि D5 इन वाटर, ये भी आइसोटोनिक होता है। और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि D5 जो है वो कौन सा होता है, तो D5 जो है वो हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, D5 सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक होता है, लेकिन कब, ध्यान रखना, अगर DNS आ जाए, डेक्सट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन, जो हॉस्पिटल में बच्चे काम करते हैं उनको पता होगा DNS। ठीक है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन, DNS की बोतल आती है। अब ये देखो DNS में क्या है, इसमें 5% जो है वो डेक्सट्रोज है और ये नॉर्मल सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो 5% डेक्सट्रोज अगर नॉर्मल सॉल्यूशन में मिला हुआ है तो वो हमारे पास में दोस्तों हाइपरटोनिक आएगा। लेकिन अगर 5% डेक्सट्रोज अगर वाटर में मिला हुआ है तो ध्यान रखना दोस्तों, वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, वो एक्यूरेट में जो है वो आइसोटोनिक है। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं, देखो देन उसके बाद इनिशियली आइसोटोनिक बट बिकम्स हाइपोटोनिक इन द बॉडी यूज इन माइल्ड डिहाइड्रेशन एंड एनर्जी सप्लाई। आपके अगर एग्जाम में पूछे तो
D10 जो है वो हमारे पास में, या D5 जो है वो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, आइसोटोनिक आएगा। ठीक है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद जो है वो हाइपोटोनिक होता है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि D5 वाटर जो है वो कौन सा होता है, तो आइसोटोनिक होता है। ये चीज जो है वो जरूर करके आना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक हो गया, यानी कि ऑस्मोलिटी कितनी होगी दोस्तों, 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर से जो है वो कम होगी इसकी ऑस्मोलिटी। ठीक है, तो हैव लोअर ऑस्मोलिटी देन ब्लड कोजिंग वाटर टू मूव इन द सेल्स। देखो हाइपोटोनिक में क्या हुआ, हाइपो मतलब बाहर के साइड में जो है वो कंसंट्रेशन कम है, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो किसमें चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, और सेल जो है फूल के गुप्पा हो जाएगी। देखो यूज इन सेलुलर हाइड्रेशन, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेलुलर हाइड्रेशन में जो है वो कौन सा फ्लूइड दिया था, तो हाइपोटोनिक फ्लूइड किया था। बट कैन कोज स्वेलिंग एंड एडिमा, स्वेलिंग एंड एडिमा जो है वो करवा सकता है। क्यों करवा सकता है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, सारा का सारा फ्लूइड जो है वो सेल अपने पास में रख लेगी और फूल जाएगी। राइट, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 0% 0.9% NaCl। ठीक है, इससे जो भी चीज कम आएगी वो सारा का सारा हाइपोटोनिक आएगी। फिर से रिपीट करूं, 0.9% NaCl से जितना भी कम आएगा वो सारा का सारा आएगा दोस्तों हाइपोटोनिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.45 हाफ NH के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं, तो ये क्या है, हाइपोटोनिक। ऐसे 1/4 NH 0.223% NaCl, ये क्या है हमारे पास में, 1/4 NaCl है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यानी कि 0.9%, एक चीज याद रख लो, 0.9% हमारे पास में NaCl से अगर कोई चीज कम है वो है हाइपोटोनिक, और अगर 0.9% NaCl है वो होगा हमारे पास में आइसोटोनिक। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो एग्जाम्पल आगे देखो, 0.45%। अब 0.45 जो है वो 0.9% से कम है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो इसलिए कंफ्यूज मत होना, 0.9 का मतलब होगा 0.90, ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी चीज के पीछे अगर 9 है तो ये 0.19 है, तो आप कहोगे 0.45 है, यहाँ पे 0.9 है, तो 9 तो कम हो गया जी, नहीं 0.90 है वो। ठीक है, तो ये 0.45 जो है वो हाफ NaCl है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल दूसरी क्लास की बातें हैं, लेकिन फिर भी बायोलॉजी वाले जो है वो कंफ्यूज होते हैं। 0.90 है वो ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल सोलाइन था जिसको हम हाफ NaCl के नाम से भी जानते हैं। यूज इन डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया। ऑलरेडी जो है हमारे पास में जो है वो सोडियम बॉडी के अंदर ज्यादा है। हाइपरनेट्रीमिया इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम कितना है, सोडियम मोर देन जो है वो 145 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो ज्यादा है। नॉर्मल कितना होता है दोस्तों, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये जो है वो सोडियम 145 से ज्यादा ऑलरेडी सोडियम है। अगर आप उसको नॉर्मल सोलाइन दोगे तो और सोडियम बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में जो है वो 0.9% NaCl आता है, तो उसको हाफ NaCl देते हैं, 0.45% NaCl जो है वो दिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डेक्सट्रोज इन 5%। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज जो है वो 45 NaCl में आएगा, वो भी हाइपरटोनिक। मैंने आपको बताया था कि NaCl जो है वो 45% है, 0.45% है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास में क्या है दोस्तों, वो हमारे पास में हाइपोटोनिक है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो किसमें दिया जाता है, प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड सम ग्लूकोज। देन नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन द सेंस ऑस्मोलिटी जो है वो 290 से जो है वो हमारे पास में ज्यादा रहेगी, मोर देन 290 मिली ओस्मोल पर लीटर से जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, देन हैव हायर ऑस्मोलिटी देन द ब्लड। ब्लड से जो है वो ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी। इसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा फ्लूइड या सारा का सारा पानी जो है वो कहां चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा। पुलिंग फ्लूइड फ्रॉम ब्लड सेल्स टू ब्लड स्ट्रीम, सारा सेल्स से जो है वो बाहर आ जाएगा। यूज इन हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में सेरिब्रल एडिमा हो गया, उसकी कंडीशन में एंड शॉक की कंडीशन में जो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो देते हैं। एग्जांपल आ गया, एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 0.9% NaCl से जो भी ज्यादा रहेगा, या जो D10 है, D25 है, ये सारे के सारे जो है वो हाइपरटोनिक है। एग्जांपल 3% NaCl। अब 3% NaCl तो बहुत ज्यादा है, हम बात करते हैं 0.9%, तो ये तो एक से भी कम है, तो इससे भी जो है वो हमारे पास में 3 गुना आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास में 3% NaCl। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यूज इन सीवियर सोडियम डिप्लेटेशन एंड सेरिब्रल एडिमा। सीवियर जो है वो हमारे पास में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, तो ये हम जो है वो 3% NaCl जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट डेक्सट्रोज इन 10% इन वाटर। डेक्सट्रोज अगर 10% है और वाटर भी में भी है,
अगर वाटर में नहीं है NH में तो भी हाइपरटोनिक में जाएगा, अगर वो वाटर में मिला हुआ है तो भी हाइपरटोनिक में जाएगा। 10%, 25% ये सारे के सारे जो है वो हाइपरटोनिक में जाएंगे। प्रोवाइड कैलोरी एंड प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में आपको बताइए 10% या 20% जो है वो देते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले से जो है वो बता दिया था। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का एग्जांपल क्या है? आइसोटोनिक मतलब कि सेल्स की और बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट रहती है। 0.9% NaCl है, यानी कि जो हमारे पास में नॉर्मल NS आता है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में लैक्टेज रिंगर लैक्टेज, यानी कि दैट इज RL। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में RL। नेक्स्ट रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है, और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये तो अच्छे तरीके से आप नोट कर लो और इंपॉर्टेंट लिख दो, ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगर 5% डेक्सट्रोज वाटर में मिला हुआ है दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर 5% डेक्सट्रोज NS में मिला हुआ है तो वो हाइपरटोनिक में चला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, याद रहना। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में आपको एक ही याद रखना है, हाइपोटोनिक में आपको याद रखना है कि 0.9% NaCl से जो भी चीज कम होगी वो किस में जाएगी दोस्तों? हाइपोटोनिक में। एक ही लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब देखो 0.45% NaCl, यानी कि इसको हमने क्या नाम दिया दोस्तों? हाफ NaCl। 0.5 है, मैंने आपको बता दिया ये 90 होता है एक्चुअली, ठीक है। 0.33% NaCl क्या है? 0.33% NaCl, ये भी हमारे पास में हाइपोटोनिक है। 0.2% NaCl, ये भी हाइपोटोनिक है। एंड 2.5 डेक्सट्रोज इन वाटर, ये भी हमारे पास में जो है वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि 0.25 डेक्सट्रोज है वो हमारे पास में क्या हो गया? वाटर में मिला हुआ। अगर 5% डेक्सट्रोज होता तो इक्विवेलेंट होता। पानी के अंदर 5 ग्राम अगर हम चीनी मिला दें या 5 ग्राम नमक लगभग हम मिला दें, ठीक है, चीनी हम मिला दें, तो वो इक्विवेलेंट होता हमारे पास में आइसोटोनिक। अगर उसमें 0.9% हम NaCl मिला दें तो इक्विवेलेंट होता है आइसोटोनिक। लास्ट आ गया हाइपरटोनिक, जिसकी टोनिसिटी जो है बहुत ज्यादा आता है, जो बाकी सारे आ गए 3% NaCl, 5% NaCl, 3% NaCl इन डेक्सट्रोज एंड 5% DW, 10%, देन उसके बाद 25%। ये सारे के सारे क्या आते हैं दोस्तों? हमारे पास में हाइपरटोनिक आते हैं। क्लियर? अब चाहे एग्जाम से आपको पूछे या फिर आपको कैसे पूछे, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको फटाफट बताया था कि इसके अंदर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, ये सारी चीज होते हैं, और वो बेसिकली जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कब दिया जाता है? जब हमारे पास में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए किसी का प्लाज्मा बहुत ज्यादा लॉस हो गया बर्न की कंडीशन में, या मान लीजिए कि किसी का ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो गया, तो उसके कंसंट्रेशन में जैसे हीमोसील है, ये सारी चीजें, या मान लीजिए कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी कम होगी, या जो हमारे पास में जो है वो फैट की डेफिशिएंसी कम होगी, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। या मान लीजिए कि इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास में सर्जरी होगी और क्लाइंट जो है वो इंटेस्टाइन से कुछ भी नहीं खा सकता। अब इंटेस्टाइन से कुछ भी नहीं खा सकता तो 1 या 2 दिन तो जो हम आईवी फ्लूइड के द्वारा उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको DNS दे दी या D5 दे दिया, उसको 1-2 दिन तो जो है वो नॉर्मली रख सकते हैं। लेकिन महीने भर तक कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हमें प्रोटीन भी उसको देना पड़ेगा, देन फैट भी उसको देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन और फैट वाले सॉल्यूशन है, वो सारे के सारे जो है वो कोलोइड सॉल्यूशन है। इनकी परमेबिलिटी जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे लेते हैं, कंटेंट लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन एंड स्टार्च। और सबसे बड़े एग्जांपल मैंने आपको बताया था टीपीएन। टीपीएन का आपने बॉक्स देखा होगा। टीपीएन मैंने ऑलरेडी जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज में पढ़ा दिया था। वहां देखना कि 3 कंपोजिशन आते हैं हमारे पास में। एक के अंदर ग्लूकोज आता है, एक के अंदर जो है फैट आता है, एक के अंदर जो है प्रोटीन आता है। जो फैट और प्रोटीन है वो कोलोइड सॉल्यूशन है, और जो ग्लूकोज वाला है वो क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में, ठीक है, सॉल्यूशन का। दैट स्टे इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये किसके अंदर किया था? यूज इन एक्सपेंड प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। जैसे हीमोसील के नाम से आता है, जिसको प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इन सीवियर ब्लड लॉस एंड शॉक की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जांपल एल्बुमिन आता है, 5% भी आता है, 25% भी जो है वो एल्बुमिन आता है, 20% भी जो है वो एल्बुमिन आता है। ये बेसिकली किसमें यूज किया जाता है? हाइपोप्रोटीनूरिया। कोई क्लाइंट CLD का है, ठीक है, उस कंडीशन में, या कोई क्लाइंट बर्न का है, सीवियर जो है वो एडिमा है, या लीवर डिजीज है जो मैंने आपको बता दिया था, तो उस कंडीशन में जो हम एल्बुमिन देते हैं। बनी बनाई जो है वो प्रोटीन उसके अंदर जो है वो दे दी जाती है। एक से आता है हमारे पास में डेक्सट्रेन। डेक्सट्रेन क्या है दोस्तों? सिंथेटिक कोलोइड है, जो कि हाइपोवोलेमिया शॉक के अंदर जो है वो काम में लिया जाता है। यानी कि ये जस्ट हमारे पास में जो है वो एल्बुमिन टाइप से आता है, ठीक है। जो मैं आपको हेमोसील जो बता रहा हूं वो डेक्सट्रेन होता है। ये क्या होता है कि प्लाज्मा जैसा तो नहीं होता है, लेकिन सिंथेटिक कोलोइड होता है, उसमें ऐसा मिक्सअप आता है तक जो
शॉक की कंडीशन में जो हो बेसिकली दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको एफएफपी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बहुत बार एफएफपी जो है वो चढ़ाई जाती है, डेंगू के कंडीशन में चढ़ाई जाती है या बर्न के कंडीशन में चढ़ाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई भी डोनर होता है जिससे हम ब्लड लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं सिर्फ प्लाज्मा ले लेते हैं, बाकी सब चीजों को जो है वो हटा देते हैं। सिर्फ प्लाज्मा अपने पास में रखा जाता है, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर रखा जाता है और वो प्लाज्मा सिर्फ जो है वो चढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये डेंगू या बर्न की कंडीशन में जो है वो चढ़ाया जाता है। यूज इन क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्योंकि डेंगू के अंदर जो है क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में कोलोइड, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो है वो किस तरीके से या कौन कौन से मेथड से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन आपको बताइए कि लंबे समय तक हमें देना है, तो उसमें हम क्या करते हैं फिक्स रेट में देते हैं। जैसे एल्बुमिन भी जो है वो कंटिन्यूस में दिया जा सकता है, ठीक है ना, लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे, या हम एनएस वगैरह दे सकते हैं, डीएनएस वगैरह दे सकते हैं, ये लंबे समय तक जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बोलस इन्फ्यूजन। बोलस का मतलब होता है सडनली, जैसे कोई क्लाइंट है हाइपोवोलेमिया शॉक में जा रहा है या क्लाइंट सीवियर डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो उसको 1-2 लीटर फटाफट जो है वो फ्लूइड दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बोलस। बोलस का मतलब होता है एक साथ दे देना, ठीक है। 200 ml, जैसे बच्चों में पीडियाट्रिक में 200-250 ml, बड़ों में 2-2 लीटर तक भी जो है बोलस दिया जा सकता है। ए रैपिड लार्ज डोज गिवन इन इमरजेंसी, जैसे कि हाइपोवोलेमिया शॉक, वो मैंने बताया। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन। इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन इन द सेंस कि फ्लूइड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो दिया जाता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे दिया जाता है। खासतौर से आईवी मेडिकेशन में जो है वो मिक्सअप जो करके दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन। क्लियर, तो ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइट, आईवी असेस साइट। आप जो फ्लूइड दे रहे हो तो उसके लिए कौन सी साइट होती है, तो वेरी सिंपल 2 साइटें होती है बेसिकली। एक होता है पेरिफेरल लाइन। पेरिफेरल लाइन होता है जिसे हम आईवी कैनुला लगाते हैं थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए, और अगर हम कम फ्लूइड दे रहे हैं तो उसके लिए हम पेरिफेरल लाइन जो है वो यूज करते हैं। पेरिफेरल का मतलब हो गया जस्ट आउटर, ठीक है, या सुपरफिशियली। तो पेरिफेरल लाइन हो गया मतलब सुपरफिशियली लाइन के द्वारा जो हम दे सकते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल लाइन। ये हो गया। यूज इन शॉर्ट टर्म फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हैंड और फोर आर्म में, ये देखो आईवी कैनुला लगा के जो चीज दी जाती है ये हो गया हमारे पास में पेरिफेरल लाइन। सेकंड आ जाती है सेंट्रल वेनस कैथेटर, जिसको हम सेंट्रल लाइन के नाम से भी जो है वो डालते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पूरा बड़ा लार्ज जो है वो कैनुला लिया जाता है और डायरेक्ट मेजर वेन के अंदर जो है वो डाला जाता है लंबे समय तक। लंबे समय इन द सेंस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस तरीके से। या बहुत ज्यादा फ्लूइड, एक दिन में जो है वो हमें 2 लीटर फ्लूइड देना है, तो उसके लिए हम सेंट्रल लाइन जो है वो यूज में लेते हैं। जैसे डायलिसिस की कंडीशन में भी बहुत सारा फ्लूइड जो है वो निकालना पड़ता है और बहुत सारा फ्लूइड जो है वो डालना पड़ता है। क्लियर। यूज इन लॉन्ग टर्म थेरेपी लाइक पेरेंटल न्यूट्रिशन और हाइपरटोनी फ्लूइड, जैसे कि इंटरनल जुगुलर या सबक्लिवियन वेन में डायरेक्ट जो है वो कैथेटर डाला जाता है। ये हो गया हमारे पास में साइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है भाई, आईवी फ्लूइड हमने देखा, तो उसके बाद कोई भी चीज हम दे रहे हैं, कोई भी थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया दोस्तों फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड इन द सेंस अगर कैलकुलेट करके सही तरीके से नहीं दोगे तो फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड ओवरलोड। लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से क्या करता है, ये पल्मोनरी एडिमा कर देगा, जिससे हमें रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत आएगी और हाइपरटेंशन कोज कर देगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इन द सेंस कि हमारे पास में हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया इन द सेंस कि हमारे पास में जो है वो पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, पोटेशियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेशियम कितना हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो 3.5 से अगर कम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया इन द सेंस सोडियम जो है वो 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। एंड एसिडोसिस, एसिडोसिस इन द सेंस पीएच जो है हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी। पीएच कितने से हो जाएगी दोस्तों, पीएच 7.35 से जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम कहेंगे एसिडोसिस। नेक्स्ट फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन आईवी साइट। जहां पे आपने आईवी लाइन लगाया, अगर प्रॉपर जो है वो सैनिटाइजेशन नहीं किया तो वहां पे इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेबाइटिस। उसके बाद आता है हमारे पास में इन्फेक्शन या सेप्सिस। अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक जो है वो सही तरीके से काम में नहीं ली है, ठीक है, इम्प्रॉपर एसेप्टिक
टेक्निक काम में लिए, बार बार जो है वो कंटामिनेटेड हाथों से आईवी लाइन चेंज कर रहे हो तो वहां पे इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में एयर एम्बोलिज्म। आपने देखा कि जब इंजेक्शन हम लगाते हैं तो पूरी एयर जो है बाहर निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एयर आपने जो है वो आईवी लाइन के अंदर डाल दी है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दी है, तो वो एयर कहीं ना कहीं जाके स्मॉल ब्लड वेसल्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी और वहां पे जो है एम्बोलिज्म कर देगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, लास्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों कंक्लूजन। तो कंक्लूजन की बात करें तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो हमारे पास में एसेंशियल है हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम के पेशेंटों के लिए। और उसमें हमने जो है वो दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने क्रिस्टलोइड और एक पढ़ा था हमने कोलोइड। क्रिस्टलोइड के बारे में बताया था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो काम में आते हैं, देन आराम से जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि जो इसके अंदर जो परमेबिलिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट कोलोइड के अंदर जो है मॉलिक्यूल होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे प्रोटीन या एमिनो एसिड्स। उसके बारे में हमने जो है वो क्रिस्टलोइड के तीनों सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों के बारे में पढ़ा था। आइसोटोनिक मतलब ओस्मोलैरिटी या टोनिसिटी जो है बिल्कुल सेम है, वो हो गया हमारे पास में आइसोटोनिक। सेकंड आ जाता है हाइपोटोनिक, यानी कि हमारे पास में जो है वो टोनिसिटी या कंसंट्रेशन जो है वो 290 मिली ओस्मोल से भी जो है वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर टोनिसिटी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से सारा का सारा फ्लूइड जो है वो अंदर जा जाता है। नेक्स्ट आता हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन द सेंस बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो बाहर चला जाता है। क्लियर? कोलोइड के बारे में पता था, एल्बुमिन, डेक्स्ट्रिन, ये सारी चीजें बताई। देन उसके बाद इंडिकेशन बताई, देन उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताई, देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बताई, देन उसके बाद साइटें बताई। सारी चीजें जो हो क्लियर होगी। तो इसी के साथ जो हो हम आज की क्लास को जो हो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में दो शब्द जो है वो जरूर कहिएगा। मिलते हैं जल्दी ही कल सुबह, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।